सो लास्ट वीडियो में हमने ये बात की थी कि टाइम डायलेशन जो है, टाइम डायलेशन जो है वो क्या है, उसका फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था। वो एक इम्पॉर्टेंट इम्प्लिकेशन है इस स्टेटमेंट की कि जो लाइट की स्पीड है वो तमाम इनिशियल रेफरेंस फ्रेम्स के लिए सेम है। अब इसी स्टेटमेंट का जो सेकंड बिगेस्ट क्या कहना चाहिए कॉन्सिक्वेंस है, वो ये है कि लेंथ्स गेट शॉर्टर इन सम रेफरेंस फ्रेम्स एज कम्पेयर टू अदर रेफरेंस फ्रेम्स। लेकिन जिस तरह कि हमने टाइम डायलेशन फार्मूला को डिराइव करने के लिए एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया था पहले, यानी कि प्रॉपर टाइम को, उसी तरीके से लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला डिराइव करने से पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना ज़रूरी है जिसका नाम है प्रॉपर लेंथ। तो ये एक और डेफिनेशन है प्रॉपर लेंथ, या कुछ लोग इसको प्रॉपर डिस्टेंस भी कहते हैं। सो प्रॉपर लेंथ ये है कि सपोज़ करो कि आपके पास एक चीज़ है जिसकी लेंथ आपने मेजर करनी है। फॉर एग्जांपल एक स्केल आपके पास हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप एक मूविंग स्केल की लेंथ मेजर करना चाह रहे हो। ठीक है। सो अब होता क्या है, अब हम लेंथ को हमने बहुत केयरफुली डिफाइन करना है कि व्हाट डू वी मीन बाय लेंथ, राइट। सो होता ये है कि लेंथ दरअसल मतलब ये है कि एक ऐसी चीज़ जो कि जिसके एंड्स जो हैं उनके दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन वो एंड्स जो हैं वो सेम पॉइंट पे, सेम टाइम पे हमने देखने हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करें कि हमारे पास अगर एक स्केल है और इसकी लेंथ हम फाइंड करना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या है? लेंथ का मतलब ये है कि इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, यानी कि ये और ये, इनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है सेम टाइम पे। ठीक है। लेकिन ये तो मूव ही नहीं कर रहा, तो इसमें सेम टाइम कहना ज़रूरी नहीं है। तो एज्यूम करते हैं कि एक स्केल है जो कि मूव कर रहा है, सॉरी, जो कि मूव कर रहा है किसी स्पीड से। अब इसका क्या मतलब है कि ये स्केल जो है इसकी लेंथ क्या है? इसका मतलब ये है कि एक टाइम पे इसके दोनों एंड पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस क्या है। ऐसा नहीं है कि जब t इज़ इक्वल टू ज़ीरो था तो उस वक्त हमने ये एंड पॉइंट की जो पोजीशन थी उसका डिस्टेंस फाइंड कर लें दूसरे वाले एंड पॉइंट की पोजीशन से, जब फॉर एग्जांपल स्केल यहाँ पहुँच गया था। ठीक है। जब t इज़ इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1 है, तो सपोज़ करो कि दूसरा एंड पॉइंट है वो यहाँ पहुँच गया था, तो हमने ये डिस्टेंस फाइंड नहीं करना, क्योंकि ये डिफरेंट टाइम्स पे हम दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं उनकी पोजीशंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो ये स्केल की लेंथ नहीं है, राइट। तो सेम टाइम पे हमने दोनों एंड पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है, दोनों एंड पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो ये ज़रूरी है आपको समझना कि लेंथ का मतलब क्या होता है। अब प्रॉपर लेंथ का मतलब क्या है? प्रॉपर लेंथ का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ की हमने लेंथ फाइंड करनी है, लेकिन उस रेफरेंस फ्रेम में, जिस रेफरेंस फ्रेम में वो चीज़ स्टेशनरी है। ठीक है। सो अभी कह सकते हो कि प्रॉपर लेंथ जो है वो है लेंथ इन एन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम IRF वेयर द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। तो हम ये देखेंगे कि अगर दो रेफरेंस फ्रेम्स हम लें, एक रेफरेंस फ्रेम जिसमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है, और एक दूसरा रेफरेंस फ्रेम जिस रेफरेंस फ्रेम में उस ऑब्जेक्ट को वो जिस रेफरेंस फ्रेम में वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी नहीं है, वो मूव कर रहा है, तो उन दोनों रेफरेंस फ्रेम्स में उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो डिफरेंट आएगी। ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि एक बात क्यों ठीक है, राइट। तो हम बिल्कुल पहले वाले काम करेंगे। हम दो इनर्शियल फ्रेम्स लेंगे, एस और एस प्राइम। एस प्राइम जो है वो वी स्पीड से मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू एस। लेकिन अब यहाँ पे जो ड्राइंग होगी ना वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन मैं बेस्ट कोशिश करूँगा अपनी कि वो ड्राइंग को अच्छे से समझा सकूँ। अब हम करेंगे ये कि सपोज़ करो कि ये एस प्राइम फ्रेम है, ठीक है, और ये है ये एस फ्रेम है नीचे वाला, और ये जो दूसरा फ्रेम है ये एस प्राइम फ्रेम है। अब एस प्राइम फ्रेम मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, और किस स्पीड से मूव कर रहा है? वी स्पीड से राइट डायरेक्शन में। अब ये जो एस प्राइम फ्रेम के जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं, ये एस प्राइम के रिलेटिव तो स्टेशनरी है, राइट। तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के बीच में वो इस चीज़ की जो लेंथ है उसकी प्रॉपर लेंथ है वो, यानी कि सपोज करो अगर ये कैरिज है ट्रेन का,
तो ट्रेन का जो कैरेज है वो उसके अंदर बैठे हुए लोगों के रिलेटिव तो मूव नहीं कर रहा होता अनलेस कि वो अंदर वॉक कर रहे हैं उस कैरेज के, राइट। तो इसका मतलब है कि जो ट्रेन का कैरेज है उसकी जो लेंथ है वो एस प्राइम फ्रेम, एस प्राइम फ्रेम ही जरा दरअसल ट्रेन है, तो एस प्राइम फ्रेम के रिलेटिव उसकी लेंथ जो है वो प्रॉपर लेंथ है, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रहा उसके अपने ही रिलेटिव, तो इसको हम एल नॉट कहेंगे। तो ये एस प्राइम की रिलेटिव है। लेकिन अब एस फ्रेम के रिलेटिव क्या कहानी है, अब वो पता करने के लिए हम दोबारा से वही सेटिंग लेकर आएंगे जो कि हम पहले टाइम डायलेशन के फॉर्मूला को डराइव करने के लिए लेकर आए थे, यानी कि एक लाइट, ठीक है, एक लाइट बीम है जो कि मूव कर, और एक मिरर है, और वो लाइट बीम से सॉरी लाइट सोर्स से लाइट बीम जाएगी और मिरर से टकरा के वापस आएगी। लेकिन अब हम उसको रोटेट कर देंगे और अब हम उसको ऊपर नीचे की तरफ नहीं देखेंगे, बल्कि अब हम देखेंगे उसको हॉरिजॉन्टल और सॉरी लेफ़्ट राइट की डायरेक्शन के अंदर। तो मिसाल के तौर पे मैं कह ही रहा हूँ कि सपोज़ करो कि आपका जो लाइट सोर्स है वो अब यहाँ पे है और जो मिरर है वो यहाँ पे है। तो अब अगर हम सबसे पहले तो एस प्राइम के रिलेटिव ही देखें कि क्या चल रहा है, तो हम ये देख सकते हैं कि एस प्राइम के रिलेटिव यहाँ से लाइट बीम इस तरफ जाएगी और टकरा कर वापस आएगी। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब दोबारा से देखो हो कि वो वही रहा जो हमने पहले किया था कि दो इवेंट्स क्रिएट किए हैं हमने। पहला इवेंट वो है जब लाइट गई है, दूसरा इवेंट वो है जब लाइट वापस आई है। तो इन दोनों के दरमियान का जो टाइम है वो अगेन प्रॉपर टाइम है एस प्राइम सॉरी प्रॉपर टाइम सॉरी इन दोनों इवेंट्स के दरमियान जो टाइम जो प्रॉपर टाइम होगा वो वही टाइम है जो कि एस प्राइम मेजर करेगा, बिकॉज एस प्राइम फ्रेम के रिलेटिव इन दोनों इवेंट्स ये दोनों इवेंट्स जो हैं ये सेम पॉइंट पे हुए हैं, राइट। सो अब अगर हम सपोज़ करें कि एस प्राइम के रिलेटिव ये जो लेंथ है ये एल नॉट है, तो हम ये कह सकते हैं कि टी नॉट इज़ जस्ट एल नॉट ओवर सी, या फिर एल नॉट इज़ इक्वल टू सी टाइम्स टी नॉट। सो या फिर हम कह सकते हैं कि एल नॉट इज़ जस्ट सी टाइम्स टी नॉट। लेकिन जो पहली वाली इक्वेशन थी वो मैंने किसी वजह से लिखी थी, राइट। तो ये हमें कंपैरिजन करने में ज़रा मदद देगी बाद में। ओके, अब हम ये देखेंगे सब कुछ एस के रेफरेंस फ्रेम, एस रेफरेंस फ्रेम के रिलेटिव। उसमें ड्राइंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से बने ड्राइंग। सो अब एस रेफरेंस फ्रेम सपोज करें यहाँ पे है, ठीक है, और इसके रिलेटिव एस प्राइम जो है वो मूव कर रहा है, और अगेन वही है कि लाइट जा रही है और आ रही है। सो सपोज़ करो कि जब लाइट सोर्स से लाइट निकलने वाली होती है तो एस प्राइम जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, और एस प्राइम हमें पता है कि मूव कर रहा है एट अ स्पीड v रिलेटिव टू s, ठीक है। सो अब यहाँ से बीम निकलती है, तो ये इवेंट E1 तो हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जब वो पहुँचेगी मिरर तक तो उस वक्त तक s प्राइम थोड़ा आगे मूव कर चुका होगा, तो अब उसकी वो वाली पोजीशन यानी s प्राइम की वो वाली पोजीशन s प्राइम की वो वाली पोजीशन जब लाइट जो है वो मिरर को स्ट्राइक करेगी उसको मैं बनाऊंगा ब्लू कलर में। तो एस प्राइम थोड़ा सा आगे जा चुका होगा, डॉटेड लाइन पे बनाऊंगा, बल्कि थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। राइट, सो यहाँ पे मिरर है और ये जब टकराती है जाके मिरर से तो एस प्राइम की जो नई लोकेशन है वो यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि ये मिरर से टकरा के वापस आती है, ठीक है। और जब ये मिरर से टकरा के वापस आती है तब लाइट जो है वो जब वापस अपने उसमें जाती है लाइट सोर्स में, तो एस प्राइम थोड़ा और आगे मूव कर चुका होगा। तो वो वाली जो पोजीशन है उसको मैं बनाऊंगा रेड कलर में। तो लाइट सोर्स अब यहाँ पर आ चुका है, पहले लाइट सोर्स यहाँ पे आ गया था लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं थी, राइट। ओके, सो ये टकरा के वापस यहाँ पे आती है। तो ये है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी ड्राइंग है। अब हमने करना ये है कि हमने टाइम मेजर करना है, टाइम मेजर सॉरी कैलकुलेट करना है कि इस लाइट को जाने में और आने में कितना टाइम लगा है। और हमारे पास कोई रीज़न नहीं है ये एज्यूम करने के लिए कि जो ये वाली जो लेंथ थी जो कि एस प्राइम के रिलेटिव हम देख सकते हैं कि ये लेंथ एल नॉट है। हमारे पास कोई रीज़न नहीं है ये बिलीव करने के लिए जो एस फ्रेम है उसके रिलेटिव जो लेंथ होगी ये वाली, ये भी एल ही होगी। एक्चुअली यही तो हम पता करना चाह रहे हैं कि ये लेंथ किस तरह से डिपेंडेंट है एल नॉट के ऊपर और स्पीड के ऊपर, जिस स्पीड से एस प्राइम मूव करता है रिलेटिव टू एस। सो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो लेंथ है कि ये जो लेंथ है ये वाली लेंथ ये है एल,
हमें नहीं पता ये क्या है, हम यही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लू वाले में है ये वाली लेंथ ये भी एल है, और ये जो रेड वाले में है ये भी एल है, बिकॉज ये तीनों जो हैं ये टाइम स्नैप्स हैं, यानी कि ये तमाम की तमाम पोजीशन जो है ये तमाम की तमाम जो पिक्चर्स हैं ये इसी फ्रेम के पिक्चर्स हैं डिफरेंट टाइम्स के ऊपर। तो मैं एक ही टाइम पे दोनों एंड पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको लेंथ कह रहा हूँ। डेफिनेशन मेरी ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जाते हुए कितना टाइम लगा इसको लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए। सो टी राइट, सो वो ये है कि जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। अब डिस्टेंस उसने जो ट्रैवल किया उनको मैं केयरफुली हाईलाइट करूँगा। तो जाते हुए डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है ये, लेकिन ये तो एल है, तो ये लिख लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है ये एल है। एल ये जो भी डिस्टेंस आएगा डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, प्लस अब दूसरा डिस्टेंस जो है वो है ये डिस्टेंस, बल्कि इसको मैं किसी और कलर में हाईलाइट करता हूँ, ये डिस्टेंस। अब जो ब्लैक डिस्टेंस है वो है लेंथ, जो कि एस के रिलेटिव है एस प्राइम के, इस डब्बे की। ये जो रेड डिस्टेंस है ये क्या है? जो रेड डिस्टेंस है ये है जो भी जिस स्पीड से मूव कर रहा है एस प्राइम यानी कि वी मल्टीप्लाइड बाय जितना टाइम लगा है यहाँ, यानी ब्लैक से ब्लू वाली कन्फिग्रेशन में पहुँचने के लिए। तो वो टाइम तो कुछ भी नहीं है सिवाय टी राइट के, राइट। जितना टाइम लाइट को ब्लैक और रेड डिस्टेंस दोनों कवर करने में लगा है, उतना ही टाइम लगा है इस रेफरेंस फ्रेम एस प्राइम को सिर्फ रेड डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। सो ये जो एडिशनल डिस्टेंस है ये है वी मल्टीप्लाइड बाई टी राइट, या टी आर लिख लेते हैं, सिर्फ इसको राइट क्यों लिखना है पूरा, टी आर। तो अब आप टी आर के लिए सॉल्व कर सकते हो, तो आपके पास कुछ यूँ आएगा इज इक्वल टू एल, जिसका ये मतलब है कि टी आर इज़ एल डिवाइडेड बाय सी माइनस वी। ओके, तो अब हमने एक तरफ का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है, सॉरी एक तरफ का टाइम कैलकुलेट कर लिया। अब आते हुए इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा है, वेल वो भी आसान है काफ़ी। तो अब आप ये देखो कि अगर हम सिर्फ ब्लू वाली कन्फिग्रेशन की बात करें कि ब्लू जो मैंने डब्बा बनाया हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दरअसल एल है, जो आप नीचे आप देख भी सकते हो, मैंने लेबल भी किया हुआ है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो कि बल्कि मैं इसको किसी और कलर में करता हूँ, ये जो ब्लू वाला डिस्टेंस है ये क्या है? अब देख सकते हो कि जब ये जो डब्बा है ये ब्लू से रेड कन्फिग्रेशन में जाता है, उसी टाइम में लाइट जो है वो मिरर से वापस आती है लाइट सोर्स तक। तो जिस टाइम में लाइट मिरर से लाइट सोर्स तक आ रही है उसको अगर हम टी लेफ़्ट कह दें, क्योंकि वो लेफ़्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो वो टाइम जो है यानी कि टी एल वो है वेल सम डिस्टेंस डिवाइड बाय सी। अब डिस्टेंस क्या है? वो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस, ये सॉरी ये वाला डिस्टेंस, रेड डिस्टेंस। अब आप देख सकते हो कि जो रेड डिस्टेंस है वो है ब्लैक डिस्टेंस माइनस ब्लू डिस्टेंस। तो ब्लैक डिस्टेंस तो एल है, ठीक है, वो तो उसमें तो कोई मसला नहीं है। तो ब्लैक डिस्टेंस है एल, एल में से हमने माइनस करना है ब्लू डिस्टेंस। तो ब्लू डिस्टेंस क्या है? तो ब्लू डिस्टेंस कुछ भी नहीं है सिवाय वो डिस्टेंस जो कि इस एस प्राइम ने ट्रैवल किया है उस टाइम में, जिस टाइम में लाइट मिरर से वापस लाइट सोर्स तक आती है। तो वो टाइम पे कुछ भी नहीं है सिवाय टी एल के, राइट। तो जो ब्लू डिस्टेंस है वो है वी टाइम्स टी एल, और कुछ भी नहीं है ये। सो मैं लिख सकता हूँ वी टाइम्स टी एल, और इसी तरीके से आप टी एल को भी सॉल्व कर सकते हो, और आपके पास आएगा एल ओवर सी प्लस वी। तो टोटल टाइम क्या लिया है लाइट ने आने और जाने के लिए? टोटल टाइम जो है टोटल दैट्स टी आर प्लस टी एल, तो वो है एल ओवर सी सी माइनस वी प्लस एल ओवर सी प्लस वी। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, एल सी प्लस वी प्लस सी माइनस वी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। सो ये है टू सी एल सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये टोटल टाइम है जो कि जो कि आने और जाने के लिए लिए। अब एक चीज़ पे गौर करना है हमें, तो ये जो टोटल टाइम है ये एस फ्रेम के अंदर है। एस फ्रेम में जो टोटल टाइम लगा है लाइट को आने और जाने के लिए, हमने पीछे ये टाइम कैलकुलेट किया था टी नॉट। आई एम सॉरी, मैंने जो टाइम पीछे कैलकुलेट किया था ये 2L0 ओवर सी है मैंने, क्योंकि आई लाइट आई है और गई है, तो ये 2L0 ओवर सी है।
सो ये जो टाइम है टी नॉट, ये दरअसल लाइट जब जाती है और टकरा के जब वापस आती है, इन दोनों इवेंट्स के दरमियान का टाइम है, प्रॉपर टाइम है ऑब्वियसली। तो हमें तो पता है कि प्रॉपर टाइम और एस फ्रेम में जो पे टाइम होगा दो इवेंट्स के दरमियान, उनका रिलेशन क्या है। तो अगर मैं इसको नीचे लिखूँ कि टी नॉट इज़ जस्ट 2 टाइम्स एल नॉट ओवर सी, तो हमें ये पता है टाइम डायरेक्शन फार्मूला से कि जो टी होना चाहिए वो टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 - v² ओवर c² होना चाहिए। ये हमें पता है टाइम डायरेक्शन फार्मूला से। आपके पास एंड में जो आंसर आता है बहुत सिंपल है, वो है कि L² = 1 - v² ओवर c² टाइम्स एल नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल है देखना कि ये आंसर कैसे आता है, सिर्फ सिंपल अलजेब्रा है। अब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले सकते हो, तो L = 1 - v² ओवर c² इंटू एल नॉट। हमने इस्टेब्लिश स्क्वायर रूट था यहाँ पे, मैंने स्क्वायर रूट कैन मिस कर दिया। तो अब आप एक चीज़ देख सकते हो, हमने पहले भी देखा था ये कि ये जो स्क्वायर रूट का फैक्टर है ये 1 से छोटा है। इसका मतलब ये है कि एल नॉट को आप एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो जो कि 1 से छोटा है, और फिर आपको एल मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो एल है ये एल नॉट से छोटा है, राइट, इफ़ वी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो ऑब्वियसली। तो एल नॉट क्या था, एल नॉट था किसी भी चीज़ जो एल नॉट में कोई लेंथ ली थी हमने, एस प्राइम में हमने एक लेंथ ली थी, उसका जो प्रॉपर लेंथ थी वो एल नॉट है। और एल जो है वो लेंथ है एक और रेफरेंस फ्रेम में, यानी कि एस रेफरेंस फ्रेम में, जो कि एस रेफरेंस फ्रेम में जिसके रिलेटिव वो लेंथ जो है वो मूव कर रही है किसी स्पीड से, वी स्पीड से। तो हमने देखा कि एस रेफरेंस फ्रेम के लिए जो लेंथ होगी वो छोटी होगी एज़ कम्पेयर टू इट्स प्रॉपर लेंथ। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर लेंथ इज़ दी मैक्सिमम लेंथ जो कि आपको किसी भी चीज़ की मिल सकती है। किसी और रेफरेंस फ्रेम में अगर आप वो लेंथ मेजर करोगे तो हमेशा आपको छोटी लेंथ मिलेगी, तो इसको हम कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ये फार्मूला है दरअसल लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। वीडियो ख़त्म करने से पहले दो पॉइंट्स बताना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये कि अगर मैं टाइम डायलेशन का फार्मूला देखूँ तो टाइम डायलेशन का फार्मूला कुछ यूँ था, 1 - v² ओवर c², और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला कुछ यूँ है। तो आप देख सकते हो कि ये जो स्क्वायर रूट वाला फैक्टर है ये बहुत दफ़ा आ रहा है रिलेटिविटी में। तो इस फैक्टर के लिए हमारे पास एक नाम है, इसको हम कहते हैं गैमा। लेकिन गैमा डिफाइंड इस तरह से है कि इट्स 1 ओवर दिस स्क्वायर रूट फैक्टर। इसका मतलब ये है कि जो टाइम डायलेशन का फार्मूला है इसको आप यूँ लिख सकते हो, गैमा टाइम्स टी नॉट, और जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला है इसको आप लिखोगे एल नॉट ओवर गैमा। दूसरी बात ये कि जो गैमा है, चूँकि इसका फार्मूला ये है 1 - v² ओवर c², तो इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में यूँ लिखा जाता है 1 - β², जहाँ पे बीटा बहुत आराम से देखा जा सकता है कि दैट्स जस्ट v ओवर c। और बीटा जो है वो ऑब्वियसली 0 और 1 के दरमियान हो सकता है, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट से ऊपर की स्पीड पे हम बात अभी नहीं कर रहे। और मिनिमम वैल्यू जो है बीटा की है वो मिनिमम वैल्यू ऑफ v है जो कि है 0, राइट। सो ये कुछ नोटेशनल चीज़ें थी जो कि मैंने क्लियर कर दी। दूसरी बात ये कि इसमें एक बहुत केयरफुल पॉइंट है जो कि हमने अभी तक कंसिडर नहीं किया। इनफैक्ट जो टाइम डायलेशन का फॉर्मूला था उसमें मैंने एक एजम्पशन ली है जिसको मैंने अभी तक जस्टिफाई नहीं किया। और वो एजम्पशन ये थी कि जो जो ट्रेन की जो हाइट है जिसको मैंने एच लिया था, मैंने ये एज्यूम किया कि वो ट्रेन की हाइट जो है वो सेम है एस प्राइम के लिए भी और एस के लिए भी। मेरे पास इसकी कोई जस्टिफिकेशन है क्या? हमने देखा कि जो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होता है उस डायरेक्शन में लेंथ्स जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं। यानी कि अगर मैं एल लेंथ की बात करूं तो ये इसीलिए कम हो गई एस फ्रेम में, क्योंकि जिस डायरेक्शन में लेंथ थी वो उस डायरेक्शन में ही दरअसल एस प्राइम ट्रैवल कर रहा था एस के रिलेटिव। ठीक है, लेकिन उसकी जिस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लेंस का उनके बारे में क्या वो चेंज होती हैं या नहीं होती। इनफैक्ट मैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि टाइम डायलेशन की जो डेरिवेशन थी उसमें मैंने एज्यूम किया कि वो चेंज नहीं होती। सो इसका एक बहुत कमाल आर्ग्यूमेंट है जो कि आई थिंक मिजनथ और व्हीलर में लिखा हुआ है।
वो मैं आपको बताता हूँ। सो आर्ग्यूमेंट कुछ इस तरह से है कि सपोज़ करो कि एक ट्रेन है, ठीक है, और उस ट्रेन के ऑब्वियसली व्हील्स हैं, और वो व्हील्स जो हैं वो हमें पता है कि ट्रेन के व्हील्स किस तरह से काम करते हैं। अगर मैं ट्रेन को पीछे से देखूँ तो ट्रेन अगर यूँ है, उसके व्हील्स, एक अगर ये एक व्हील है और ये एक व्हील है, तो ये इसको रेल के ऊपर होना चाहिए ऑब्वियसली, और फिर ट्रेन जो है वो चलती है। अब हम दो ऑब्जर्वर्स की बात करते हैं। एक ऑब्जर्वर वो है जो कि ग्राउंड के रिलेटिव स्टेशनरी है, और ऑब्वियसली उसी के रेफरेंस फ्रेम में रेल, जो ट्रेन की पटरी है वो उसी के रेफरेंस फ्रेम में होगी, बिकॉज वो वो भी जो ट्रेन की पटरी है वो भी ग्राउंड के रिलेटिव स्टेशनरी होती है। सो पहला रेफरेंस फ्रेम जो है वो है ग्राउंड और उसके रिलेटिव जो भी स्टेशनरी है, और ट्रेन की पटरी भी ऑब्वियसली उसी के अंदर है। और दूसरा रेफरेंस फ्रेम है ऑब्वियसली ट्रेन, जो ट्रेन के अंदर जो भी लोग हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मोशन के परपेंडिकुलर जो लेंस हैं वो अगर वो भी चेंज होती हैं, तो हमें मुझे पता है कि अगर सपोज़ करो कि ट्रेन, अगर ये ट्रेन का ट्रैक है, साइड से देख रहा हूँ मैं, अब साइड से देख रहा हूँ, और इस पर ये ट्रेन है जो कि मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो जो ट्रेन की जो दोनों पटरियाँ हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है ट्रेन के मोशन के, क्योंकि अगर ट्रेन सामने की तरफ जा रही है तो जो दो ट्रैक्स हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर है उस डायरेक्शन ऑफ मोशन के। सो अब क्वेश्चन ये है कि हमें तो नहीं पता कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस हैं वो किस तरह से चेंज होते हैं। तो या ये हो सकता है कि वो डिस्टेंसेस बढ़ जाते हों, या ये हो सकता है कि वो डिस्टेंस कम हो जाते हों, या ये हो सकता है कि वो डिस्टेंस चेंज ना होते हों। अब अगर मैं पीछे से देखूँ एक ट्रेन को, सपोज़ करो एक ऑब्जर्वर है जो कि ट्रेन को जाता हुआ देख रहा है, ठीक है, सामने या उससे दूर, तो वो कुछ यूँ देखेगा कि ट्रेन के दो ट्रैक्स हैं, दो दो पटरियाँ हैं, उनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो सपोज़ करो डी है। ये प्रॉपर डिस्टेंस होगा इन दोनों पटरियों के बीच में, क्योंकि ये पटरियाँ जो हैं वो स्टेशनरी हैं उस ऑब्जर्वर के रिलेटिव जो कि पीछे से खड़ा होकर देख रहा है इनको, और इसके ऊपर ऑब्वियसली ट्रेन के व्हील्स मौजूद हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ बंदा है उसके लिए जो पटरियाँ हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस क्या है। अब ये जो मैंने दिखाया है ये है ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिलेटिव, ठीक है। अब मैं बता देखता हूँ कि ट्रेन के अंदर जो बैठा हुआ बंदा है, फॉर एग्जांपल ड्राइवर, तो उसके लिए जो व्हील्स के दरमियान का डिस्टेंस है वो तो वही होगा जब ट्रेन रुकी हुई थी या ट्रेन चल रही है, क्योंकि उसके रिलेटिव तो ट्रेन जो है वो मूव नहीं कर रही है, ड्राइवर के रिलेटिव। सो अब क्वेश्चन ये है कि ये अगर तो डिस्टेंस चेंज होता है तो या तो जो पटरियाँ हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है जो कि ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिलेटिव डी था, या तो ये डिस्टेंस बढ़ जाना चाहिए या तो ये डिस्टेंस कम हो जाना चाहिए। तो अगर तो ये बढ़ता है डिस्टेंस तो इसका मतलब है कि ट्रेन जो है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो ट्रेन के जो व्हील्स के दरमियान का डिस्टेंस है वो भी डी है, उनका जो प्रॉपर डिस्टेंस है, राइट। तो ट्रेन का जो अंदर जो बैठा हुआ ऑब्जर्वर है उसके लिए अभी भी ये डिस्टेंस जो है ये डी होगा, क्योंकि उसके रिलेटिव तो पहिए मूव नहीं कर रहे। तो अब अगर तो डिस्टेंस बढ़ता है पटरियों के दरमियान तो फिर ट्रेन अंदर आ जाएगी पटरियों के, और अगर ये डिस्टेंस कम हो जाता है तो फिर तो ये होगा कि ट्रेन जो है वो बाहर चली जाएगी पटरियों से। अब अगर अगर पहले वाली चीज़ ठीक है कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा बढ़ता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो ये मैंने आपको दिखाया है कि ये ट्रेन के रिलेटिव है। तो अगर मैं सिर्फ पहली वाली चीज़ को लेकर चलूँ आगे, यानी कि पहली वाली पॉसिबिलिटी को कि डिस्टेंसेस बढ़ते हैं अगर आप किसी मूविंग रेफरेंस फ्रेम से देखो, तो फिर यही चीज़ हम देख सकते हैं ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम से। और ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में तो ट्रेन की पटरियाँ जो हैं वो स्टेशनरी हैं लेकिन ट्रेन मूव कर रही है, तो उसको ये देखेगा कि असल में जो ट्रेन के व्हील्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ गया है, पटरियों के दरमियान डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि ट्रेन को बाहर होना चाहिए। तो ये ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में हमें दिखेगा, ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में। और दूसरी पॉसिबिलिटी को अगर मैं लेके चलूँ तो कि उसमें ये है कि जो मूविंग रेफरेंस फ्रेम से अगर आप देखो तो डिस्टेंस छोटे हो जाते हैं, तो फिर ये जो पहली वाली चीज़ मैंने आपको दिखाई हुई है ब्लैक कलर में, ये ट्रेन के रेफरेंस फ्रेम से है।
अगर यही चीज़ मैं ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम से देखूँ तो उसमें ट्रेन की पटरियाँ जो है वो मूव नहीं कर रही, बल्कि ट्रेन मूव कर रही है। इसका मतलब है कि जो ट्रेन के जो व्हील्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस कम होना चाहिए, और इसका मतलब ये है कि यूँ होना चाहिए कि ट्रेन के जो पहिए हैं वो अंदर आ गए हैं। तो आप देख रहे हो कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ में अगर यानी कि अगर डिस्टेंस बढ़ता है तब भी और अगर डिस्टेंस कम होता है तब भी हमें दो रेफरेंस फ्रेम्स में अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं। कि अगर पहले वाली पॉसिबिलिटी को अगर मैं लेकर चलूँ तो अगर हमें ट्रेन में ये ट्रेन के रेफरेंस फ्रेम से ये दिख रहा है कि ट्रेन के पहिए अंदर आ जाने चाहिए, तो हमें ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम से ये दिख रहा है कि ट्रेन के पहिए बाहर जाने चाहिए। और अगर दूसरी पॉसिबिलिटी को लेकर चलूँ तो ट्रेन के रेफरेंस फ्रेम से ये दिख रहा है कि ट्रेन के पहिए बाहर जाने चाहिए, लेकिन ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम से दिख रहा है कि ट्रेन के पहिए अंदर आने चाहिए। तो क्या ये प्रॉब्लम है? वेल ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इस थॉट एक्सपेरिमेंट को आप चेंज कर सकते हो बहुत तरीक़ों से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि ट्रेन के पहिए अगर बाहर होंगे, ठीक है, तो एक बॉम्ब है जो कि ट्रेन को उड़ा देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर बाहर से बहुत कोई बटन लगा हुआ है, जो पटरियों के बाहर कोई बटन लगा हुआ है कि वो अगर ट्रेन के पहिए बाहर आए तो ट्रेन उड़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले वाली पॉसिबिलिटी है, यानी यहाँ पे इसमें तो ट्रेन के पहिए अंदर हैं, इसका मतलब है कि जो ट्रेन के अंदर बंदा बैठा हुआ है उसके लिए तो ट्रेन नहीं उड़ी, लेकिन जो ग्राउंड पे बंदा है उसके लिए ट्रेन उड़ गई है। तो ये बहुत अजीब पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। और दूसरे पॉसिबिलिटी में ये हो सकता है कि जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ बंदा है वो उसके लिए तो ट्रेन उड़ गई है, लेकिन जो ग्राउंड में बैठा हुआ बंदा है उसके लिए ट्रेन नहीं उड़ी है। तो ये बहुत पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। फिज़िकल जो इवेंट्स होते हैं वो या तो होते हैं या तो नहीं होते और रेफरेंस फ्रेम में यही है, राइट। फिज़िकल इवेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो इस डिलेमा से निकलने का तरीका ये है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मोशन के, यानी कि वो डिस्टेंस जो मोशन के परपेंडिकुलर होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो मेरी जो एजम्पशन थी टाइम डायलेशन वाले फार्मूला को डिराइव करने में कि जो हाइट है ट्रेन की वो सेम है एस प्राइम फ्रेम के लिए भी और एस फ्रेम के लिए भी, वो एजम्पशन जो है वो जस्टिफाइड एजम्पशन है, राइट। तो ये एक सटल पॉइंट है जो कि बहुत कम मैंने देखा है रिलेटिविटी की बुक्स में ये एक्सप्लेन होता है। मेन स्ट्रीम रिलेटिविटी की बुक्स में मैंने जो मिल्टन व्हीलर की बात की है वो तो एक काइंड ऑफ लाइक बाइबल है जनरल रिलेटिविटी की। खैर, तो ये एक टेक्निकल पॉइंट था जो कि मैंने एड्रेस करना था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ड्राइव करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस को। और वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस क्या हैं? मैंने ये कहा था कि हमने वो ट्रांसफॉर्मेशंस बदलनी है जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस को रिप्लेस कर सकें, और उन ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है वो अभी भी होल्ड करेगा, हालांकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स होल्ड नहीं कर रही। सो ये क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।